Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ईश्वर आपको सुखी रखें मेरे बच्चों। प्रॉमिस तो था कि आज हम लोग फायर एंड आइस की बात करेंगे और करेंगे, टाइम मिला तो। उससे भी पहले जो इंपॉर्टेंट बात लग रहा है कि एक बेटी ने मैसेज किया। अब उस मैसेज को तुम इस स्मार्टफोन में देखोगे तो नहीं मिलेगा। बेटी जानती है कि सर के पास 10G वाला है जो स्वीडन और स्विट्जरलैंड में काम आता है, तो पर्सनल मोबाइल पे बेटी मैसेज की कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज टॉट अस मेनी अ ग्रेट लेसन्स ऑफ लाइफ एंड वी विल प्रैक्टिस दोज लेसन्स। बड़ा अच्छा लगा, दैट इज लर्निंग। फिर और बेटी का नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम। फिर एक बेटी, उसको पहली वाली बेटी से भी अधिक धन्यवाद। वो इतनी साहसी है कि वो कहने की हिम्मत रखती है कि सर आप तो पढ़ा देते हैं लेकिन बहुत सारे शब्द हम लोगों से छूट जाते हैं। वो ठीक कह रही है। तो कल भी, वैसे कल मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे थे और अभी तक जो पढ़ाई हुई उसमें से मुझे लगा कि जो वर्ड्स संभव है कि आपसे छूट गए हों उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया हूं। जब चाहो देख लो और उसका उपयोग कर लो। तो आज के क्लास का उपयोग थोड़ा सा वोकैबुलरी के अराउंड, थोड़ा सा रिकैपिटुलेशन ऑफ द समरीज ऑफ द लेसन्स लर्न उसके अराउंड करेंगे। और लास्ट आते आते मैं तुमको बताता हूं, यह मेरा ट्रस्ट बोल रहा है। इस ब्लैक बोर्ड पे जितने वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, कि लास्ट आते आते, और अगर आप आज थोड़ा पढ़ लो तो कल हम लोग 10 मिनट में फायर एंड आइस जैसे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स पोएम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहां देखो मैंने लिखा ए मैन ऑफ इमेंस एरुडिशन, और मैन ऑफ इमेंस एरुडिशन हम बोले थे कल अध्यापन के क्रम में। बोले थे ना कि आई डोंट हैव द एरुडिशन ऑफ समिंग अप द ग्रेट आइडियाज inherent in the great books of our time. The power of now, stillness speaks, a bitter bold. तो बोले थे आई डोंट हैव दैट एरुडिशन, मुझ में वह पांडित्य कहां, वह विद्वता कहां कि इस बात को देखने के बावजूद कि इकहार्ट सर के द पावर ऑफ नाउ, स्टिलनेस स्पीक्स, बेटर वर्ड के को अगर आप सम अप कर दें, उसकी समरी बड़े अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट हो रहा है उस छोटी सी कविता में। तो समझ गए, अ मैन ऑफ, ही इज ए मैन ऑफ इमेंस एरुडिशन, गहन पांडित्य, बहुत प्रकांड विद्वान, बहुत प्रकांड पंडित, एरुडिशन, he is a man of immense erudition.
ठीक है, कल ही बोलने के समय हम फिर यहां पे लिखने लगे, हमको याद आया कि ये सब शब्द नहीं बोले हैं, फिर याद आया कि नहीं कल बताए थे। टेम्पटेशन, उसका इक्विवेलेंट बोल सकोगे अभी? एल्यूरमेंट। टेम्पटेशन लालसा, वासना, लोभ, टेम्पटेशन, उसके इक्विवेलेंट कौन सा वर्ड है? एल्यूरमेंट। टेम्पटेशन किस वर्ब से बना? टू टेम्प्ट, टू टेम्प्ट, किसी के मन में लोभ, लालसा, वासना जगा दे, टू एल्यूर। एनी, अब देखो यहां है, ये तो तुम्हारा इमेंस मतलब विशाल, अति विशाल। इमेंस एरुडिशन। अब दूसरा शब्द देखो, एन एरुडाइट लेक्चर। बताओगे एरुडाइट किस पार्ट ऑफ स्पीच में जाएगा? नेचुरली एडजेक्टिव। एरुडाइट लेक्चर, पांडित्यपूर्ण, विद्वतापूर्ण लेक्चर, एरुडाइट। कल इन शब्दों की चर्चा नहीं हो सकी थी, समझ गए? अ मैन ऑफ इमेंस एरुडिशन। इट वॉज एन एरुडाइट लेक्चर बाय मिस्टर बर्मा। आगे बढ़े। अब देखो यहां बोर्ड है, इसको जरूर पढ़। उस बेटी के मैसेज से देखो यहां बड़ा ये मीनिंगफुल एक्सप्रेशन कि लाइफ गोज ऑन फ्लीटिंग, लाइफ गोज ऑन फ्लीटिंग एंड वी कीप ऑन लैमेंटिंग, वी गो ऑन लैमेंटिंग, crying, W-A-I-L, wailing. Life goes on fleeting. हमको आपको लगता है कि हम आप जीवन जी रहे हैं, हम सब सार्थक स्वदेश्य जीवन नहीं जी पाते। जीवन हमारे हाथों से वैसे ही फिसलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है। एंड वी कीप ऑन लैमेंटिंग। लैमेंट करने का मतलब रोना, विलाप करना, क्रंदन करना, लैमेंटिंग। लाइफ गोज ऑन फ्लीटिंग, बड़ी तेज रफ्तार में जिंदगी हमारे हाथ से हम जी नहीं पाते। जिंदगी व्यर्थ ही सरक रहा है, भाग रहा है तेज रफ्तार। अब ऐसा क्यों होता है? किस संदर्भ में? हम लोग डस्ट ऑफ स्नो में इस सेंटेंस का उपयोग किए थे। अब संदर्भ क्या था? आपका शिक्षक आपसे क्या कहना चाह रहा था? सुन लो, यह संसार की 3-4 श्रेष्ठतम पुस्तकों का सार। हम कभी भी वर्तमान में नहीं रहते। वी आर नेवर प्रेजेंट। वी डोंट नो द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जीवन कहां है? इस क्षण, इस क्षण। लाइफ इज हियर एंड नाउ। और हम we are always laden with, we are always obsessed with our past और our future। वर्तमान क्षण में किस बात का महत्व होगा? कर्म का। लेकिन गौर किए हो या नहीं, हमेशा हम आप विचार, थॉट्स एंड थॉट्स एंड थॉट्स एंड थॉट्स
उसका थॉट्स क्या है? वो पास्ट पे ब्रूडिंग, पॉन्डरिंग और फ्यूचर के संबंध में इमेजिनेशन। और जिंदगी कहां है? यहां, इस पल। इसलिए कल एक इसी से जुड़ी हुई दूसरी लाइन क्या थी? वी डोंट नो द आर्ट ऑफ मोमेंट टू मोमेंट लिविंग। एक पंक्ति थी कि बी अलर्ट, समथिंग कुड हैपन एट एनी मोमेंट। कुछ होता है तो कब होता है? इस मोमेंट में, इस मोमेंट में, इस मोमेंट में, वर्तमान में। जब भी पास्ट में कुछ घटित हुआ होगा तो प्रेजेंट मोमेंट में घटित हुआ होगा, और जब भी फ्यूचर में कुछ घटित होगा तो वो प्रेजेंट मोमेंट में घटित होगा। बी अलर्ट, बी प्रेजेंटर, something could happen at any moment. Life is here and now. Life is in the present moment. जिंदगी यहां है और हम डेट पास्ट में रहते हैं। थॉट जो हमेशा चलता है वो क्या? डेट पास्ट या इमेजिनरी फ्यूचर। तो उस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया था कि लाइफ गोज ऑन फ्लीटिंग एंड वी कीप ऑन लैमेंटिंग। क्रंदन करते रहते हैं, टू लैमेंट, क्राइंग, वीपिंग, WAIL, वेल। वी कीप ऑन वेल। ठीक है। उसके बाद है सेज। थोड़ा फील कर, सेज किनको कहते हैं? कि अ मैन ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग, मैन ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग। और वो लर्निंग के जिस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं वहां से वो क्या हो जाते हैं? मोर और लेस सेंट, साधु हो जाते हैं, संत, SAINT, सेंट हो जाते हैं। अ सेज, a man of profound learning who has become a saint. He is a sage. Sage. अब ये सब इसलिए बता रहा हूं कि सबसे अधिक इंफेसिस रहेगा अपने लोगों का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। अगर तुम एवरीडे 4 contextual meaning, मतलब 4 sentences किसी वर्ड के मीनिंग को समग्रता में जानने के लिए, किसी फ्रेज के मीनिंग को समग्रता में जानने के लिए, अगर तुम, और उसकी एक अलग कॉपी होनी चाहिए आपके पास, उसकी एक अलग कॉपी होनी चाहिए आपके पास, मोटी सी कॉपी, और क्वेश्चन आंसर की अलग कॉपी। क्वेश्चन आंसर मैं शुरू करूंगा, सप्लीमेंट्री भी शुरू कर देता हूं अब फायर एंड आइस के बाद। एक ही मोटी कॉपी में आप दोनों के क्वेश्चन आंसर रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंटेक्चुअल मीनिंग, और उस कंटेक्चुअल मीनिंग का किस लेसन से रिश्ता है, लेसन का नाम देकर, और एवरीडे। इसके सिवा अंग्रेजी में 90+ मार्क्स लाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। एनीवे,
तो अब देखो ना जैसे, और उसके बाद सीयर, अब इसको कोरिलेट कर देता हूं, सेज और सीयर को कोरिलेट कर देता हूं, फायर एंड आइस। तो मुझे लगता है कि आज का क्लास जब तक खत्म होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फील कर जाएंगे व्हाट इज दिस पोएम ऑल अबाउट, व्हाट इज द कोर, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम। और कल तो ईश्वर ने चाहा, उनकी कृपा रही तो अब सीयर को, सीयर मतलब सी से बना, सी माने देखना, दृष्टा ऋषि जो काल के पार देखता है, सीयर दृष्टा। One who sees beyond time, beyond the present. He can predict man's future. Seer, predict, पहले ही किसी चीज को बता दे। तो इसको देखो कि great poets are like sages. Great poets are like seers. They can predict man's future. They can predict man's future मतलब आपका या मेरा नहीं, तात्पर्य है मानवता, मनुष्यता, यह पृथ्वी अपने को 50 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद किन हालातों में पाएगी। तो ग्रेट पोएट्स आर लाइक सेजेस, ग्रेट पोएट्स आर लाइक सीयर्स who can predict the future of this planet. And Robert Frost is one of them. अब हर एक कवि के साथ ये सेज या सीयर शब्द का उपयोग नहीं कर लेंगे। अब वो अपने ही सिलेबस में है द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, वहां थोड़ा सा वो एक फन के लिए, ह्यूमर के लिए है वह कविता, उसका चीफ एलिमेंट है फन, ह्यूमर, वहां नहीं यूज करेंगे। प्रेडिक्ट बता ही दिए हैं, किसी बात को पहले बताना, और अनब्रीडल्ड, ब्रीडल होता है ये, ब्रीडल घोड़े की लगाम, और अनब्रीडल्ड बेलगाम, बेतहाशा, unbridled passion, unbridled lust, unbridled desire. So in the poem Fire and Ice, fire and ice have been used as metaphors, metaphorically. Fire stands for our unbridled desire to have more and more worldly possessions, worldly. And the tragedy is, the more we satisfy our passion, our lust, our unbridled desire, the more we satisfy them, the more they grow. मनुष्य की वासना, लालसा, कामना उस अग्नि के समान है। वो नहीं होता अग्नि है, उसमें धृत डालते हैं आप, लपटे फेंकती हैं, उस आग की चर्चा कर रहे हैं कवि। वहां काम आ जाएगा अनब्रिडल्ड लस्ट,
अनब्रिडल्ड पैशन, अनब्रिडल्ड पैशन, ठीक है, ये काम आ जाएगा। पहले भी मेरे मुंह से निकल गया था, कल भी, इसीलिए बोल दिए अनब्रिडल्ड, अनकंट्रोल्ड। उसके बाद है भाई अनब्रिडल्ड लस्ट, लस्ट मतलब वासना, वासना, लस्ट, गंदी कामना। पैशन बता ही दिए हैं, पैशन के साथ अलग अलग कोनोटेशन है। कभी कभी इसका अर्थ अच्छा भी हो जाता है, पर सामान्यतः थोड़ा सा पैशन एक निगेटिव ऑरा लेकर चलता है, एक निगेटिव कोनोटेशन लेकर चलता है। अब है what is talking a state of affairs, a state of affairs, हाल चाल। The poet is greatly grieved, Robert Frost is greatly grieved, grief समझते ही हो, शोक, विषाद, ग्रीफ, ग्रीफ, ग्रीफ यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, GRIEF। इसी से एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, ग्रीव्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ग्रेटली ग्रीव्ड टू सी द स्टेट ऑफ अफेयर्स, हाल चाल, इस पृथ्वी की दशा, स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो दशा है, स्टेट ऑफ अफेयर्स को देख के बड़ा ग्रीव्ड है, आहत, विषादग्रस्त, मानो घाव हो गया। स्टेट ऑफ अफेयर्स। उसके बाद है एक शब्द आया था प्रोफेन, अनहोली, नथिंग, नथिंग क्रिएटेड बाय God, nothing created by God can be unholy. Bitter, tiny blade of a grass, or anything like that. छोटी से छोटी चीज, everything created by Him has got a value, has got a, its own place, everything. Nothing is profane here. Nothing is profane here. Nothing is unholy. अब थोड़ा सा इस मेटाफर शब्द को समझो। मेटाफर, मेटाफोरिकल पढ़ना है पहले से, 9th से ही, उससे पहले भी आपके सिलेबस का पाठ, हिंदी में जिस पाठ को आप अलंकार, रस, छंद, अलंकार या अलंकार के रूप में पढ़ते हैं, अलंकार, काव्यात्मक भाषा, चित्रात्मक भाषा, उस अलंकार नामक पाठ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, फिगरेटिव लैंग्वेज। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं तो मैं बोलूंगा मैंने बोल दी, अब जैसे इससे पहले बोले थे लेंचो के संदर्भ में कि he is an ox of a man, he is an ox, वो बैल है, मतलब कि he is a hard working man, he is a very 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 laborious man। यह एक सरल अभिव्यक्ति है। और यहां पे ही इज एन ऑक्स, जब भी आप इस पंक्ति को बोलोगे तो कहीं ना कहीं से आपके मन मस्तिष्क में एक ऑक्स का बिंब बनेगा। तो यह कैसी भाषा हो गई, अलंकृत भाषा।
अलंकार कई प्रकार के, अंग्रेजी में भी फिगर ऑफ स्पीच कई प्रकार के। अगर यहां पे हम इसी बात को लाइक, एज इसका प्रयोग करके हैं तो वो क्या हो गया? स्माइल। और सीधा आपने उसको बदल दिया, ऑक्सी बना दिया, तो ये क्या हो गया? मेटाफर। तो इन द पोएम फायर एंड आइस have been used metaphorically, have been used as metaphors। और ये जो अभी हम पंक्ति बोले तो कविता के नाम में तो नहीं, लेकिन बाद में जहां जहां तुम फायर एंड आइस लिखोगे एक एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखना, मतलब फायर वहां पे फायर नहीं है। द पोएट हैज नॉट यूज्ड द वर्ड्स फायर एंड आइस एज वी यूज्ड। हम लोग आइस का जैसे प्रयोग करते हैं, आइस माने गर्मी का मौसम है, आप में से बहुतों के यहां फ्रीज है, आप आइस का उपयोग, वो उस आइस की बात नहीं कर रहे हैं जिस आइस पे फायर पे मां खाना बना रही है, वो उस फायर की बात नहीं कर रहे हैं। जानते ही हो, वो बताते कि इन पोएट्री वर्ड्स लूज द लिटरल मीनिंग, लेक्सिकल मीनिंग्स। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि ही इज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, और आप कहते हैं कि ही वर्क्स लाइक एन ऑक्स, ही वर्क्स, तीनों पंक्ति का भाव एक ही, इज वेरी हार्ड वर्क। ही वर्क्स लाइक एन ऑक्स, लाइक का प्रयोग कर दिया आपने, तुलना, और यहां पे उस आपने ही को एकदम बैल ही बना दिया। ये क्या हो गया? मेटाफर, इंप्लाइड सीमाई, एकदम आपने उसको। अब तुमको कई बार इससे पहले भी बताया है, जैसे मान लो कि एक आदमी सामान्य व्यक्ति बोलता है कि ही फॉट ब्रेवली, ही फॉट करेजियस, और उसी को दूसरा आदमी कहता है कि ही फॉट लाइक ए लायन, और तीसरा आदमी कहता है कि ही वॉज ए लायन, ही वॉज ए लायन इन द वॉर। तो ही वॉज ए लायन, आपने सीधा उसको लायन में कन्वर्ट कर दिया। तीनों पंक्ति में किसी व्यक्ति के शौर्य, पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं आप, लेकिन शैली क्या हो गई? तो बाद वाली जो दो भाषा थी वो क्या हो गई? फिगरेटिव लैंग्वेज, अलंकृत भाषा, काव्यात्मक भाषा, जिन पर जगदम्बा की कृपा होती है। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े गद्यकार, ईश्वर करे और है तुम बच्चों में पात्रता कि तुम सब पर जगदम्बा की कृपा हो, तुम सब जरूरत पड़ने पर लिटरेरी राइटिंग में ऐसे ही फिगरेटिव लैंग्वेज लिखो। ठीक है, तो अब एक शब्द है ट्रस्ट, इसको रिलेट कर रहा हूं आज जो बच्ची का मैसेज है। देखो, एक बात बता देता हूं, वो बात कीमत की है, सुन ही लो, समझ ही लो। लिटरेचर में अगर तुम एक कविता पढ़े, एक कहानी पढ़े, और उसका जो, अगर तुम उसको जीना नहीं शुरू करते हो, अगर आप उसको जीना नहीं शुरू करते हैं, तो आप रटने के लिए विवश है, और रटने की एक सीमा है। मैं बार बार तुमको बता रहा हूं कि तुम्हारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं प्रोज पोएट्री के, वो चिंतन की मांग करता है, सृजनात्मक चिंतन की मांग करता है कि तुम
ड्रीम क्रिएट कर सकते हो या नहीं, इफ यू आर ए क्रिएटर और नॉट। एनीवे, तो ट्रस्ट। अब ट्रस्ट हम तुमको क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर जैसे उस बच्ची में उसने कहा कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज टॉट अस मेनी अ गुड लेसन्स ऑफ लाइफ एंड वी विल प्रैक्टिस। ये हुआ लर्निंग। तो एक लेटर टू गॉड आपने पढ़ा और अगर आपके मन में अगर यह ट्रस्ट आ गया कि he is there to help us, he is there to support us, he is there, he परम पिता परमेश्वर जो omnipotent है, जो omni प्रेजेंट है, जिस सत्ता के कारण मैं अभी बोल रहा हूं, जिस सत्ता के कारण भाई आप ये वीडियो बना रहे हो, जिस सत्ता के कारण आप मुझे सुन रहे हैं, omnipotent, उसमें अगर एक ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ आपका कि he not will, he shall protect me, he shall help me, he shall support me, जब यह ट्रस्ट आ गया तब आप इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार के जटिल प्रश्न का उत्तर कर लेंगे। जब तक आप जीना नहीं शुरू करते हो कविता के मूल कथ्य, कहानी के मूल कथ्य को, दैट इज लर्न, जब आप उसके मैसेज को अपने बोन मैरो का, अपने ब्लड स्ट्रीम का पार्ट बनाया, तभी कहा जा सकता है कि यू हैव लर्न दैट लेसन ट्रूली। अन्यथा तो सब झूठ ही झूठ है। तो ट्रस्ट, ही शैल सपोर्ट मी, he shall help me, he shall, he is there to protect me। ये ट्रस्ट अगर डेवलप नहीं किया तो पढ़ाई के नाम पे हम लोग झूठ की खेती कर रहे हैं। ये गौर कर, ये डेवलप होना चाहिए। और ये यहां पे एक लाइन है, ये सब बता दिया। ही वॉज ए लायन इन द मेटाफर समझा रहे थे, फिगरेटिव स्पीच, और फायर एंड आइस हैव बीन यूज्ड मेटाफोरिकली इन द पोएम फायर एंड आइस। इस कविता के क्वेश्चन आंसर में जब भी फायर एंड आइस, जब आप अग्नि और बर्फ के लिए लिखेंगे अलग अलग, कविता के नाम में नहीं, तो फायर के पहले एक एक इन्वर्टेड कॉमा, आइस के पहले एक एक इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे, और जितना मैंने मेटाफर बोला, सेज, सियर, ग्रीफ, ग्रीव्ड, प्रेडिक्ट बोला, अनब्रिडल्ड लस्ट, पैशन, डिजायर बोला, कि कल मुझे लगता है कि आप में से 20 स्टूडेंट्स करके आए रहेंगे, मुझे इतना ट्रस्ट है आपकी मनुष्यता पर, और आज इतना ही करता हूं। क्यों? तो देखो, भाई हैं, थक चुके हैं, भाई राजी थक चुके हैं। हम लोग कोई एयर कंडीशन, और ये कोई मार्केट के लिए नहीं बना रहा हूं ये मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूं। थोड़ा सा तो अब जिसको जहां सुविधा मिल रही है, घर के निकट भाई राजीव है, अब यहां 4-4 लोग
हम लोग कभी कभी एकदम स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, बीच में 6-6 फीट का फासला रखते हुए ये सब अपना कर रहे हैं, तो वो लोग थक चुके हैं। मुझसे पहले 1, 2, 3 और अभी मेरे ख्याल से इस 8G मोबाइल में 251 हो रहा है। और हेम को देखकर, उसके चेहरे को देखकर एकदम लग रहा है कि जैसे कोई अपराध हो रहा हो सर को देखकर। इसलिए आज इतना ही, कल फायर एंड आइस, ये जितनी बात बताए और थोड़ा सा राइटिंग तुम में से बहुत बच्चों की खराब है, वो थोड़ा सा कैलीग्राफी लर्न करो। सब दिन एक एक कुछ कर दिया करेंगे, देख रहे हो ना, ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करता है। ये स्ट्रोक, कुछ बेसिक स्ट्रोक्स है ये, देख रहे हो। ए, अभी तो ए कैपिटल ए, कोई ऐसे लिखता है, कोई ऐसे, कोई ऐसे। और अंग्रेजी ये भी जान लो कि एक स्टाइलिश लैंग्वेज है, मैं नहीं कहता हूं। स्कॉलर्स आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग को जितना स्टाइलिश बना सके, ठीक है। ईश्वर आप सबको सुखी रखें, ठीक है। कल ईश्वर की कृपा रही। आज भी मेरे ख्याल से जो सारी चीज है फायर एंड आइस का मैंने आपको बता दिया, और थोड़ा सा ये जो छोटे वर्ड्स फ्रेजेस थे और थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लिया हम लोगों ने। क्या, किस चीज को? तो द समरी ऑफ द लेसन्स लर्न। ईश्वर सुखी रखे आप लोगों को, ठीक है।